अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडीकेट 2022 के पेपर को, जो कि 13 नवंबर को कंडक्ट किया गया डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सवालात को डिस्कस करने जाएंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किसी आंसर की में अगर कोई गलती है तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं वो भी हम हाईलाइट करेंगे। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला सवाल और एमसीक्यू नंबर 69 से। याद रहे एमसीक्यू नंबर 1 से लेकर 68 तक बायोलॉजी का पोर्शन था जो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एमसीक्यू नंबर 69 से डिस्कस करने जा रहे हैं। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमें कहा जा रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है समटाइम डिक्रीजेस समटाइम इंक्रीजेस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है डिक्रीजेस और ऑप्शन ई में कहा जा रहा है इंक्रीजेस। तो ए बी सी एंड डी एंड ई चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो याद रखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। याद रखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर जो है वो डिपेंड करती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाता है, रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड, और रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ई है और आंसर की में भी यही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है विस्कोसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ। विस्कोसिटी क्या है, ऑप्शन ए वॉल्यूम, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ अ लिक्विड, ऑप्शन सी फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड, ऑप्शन डी मास, ऑप्शन डी डेंसिटी। विस्कोसिटी की सीधी सीधी डेफिनेशन पूछी गई है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है, रेजिस्टेंस इन द फ्लो, रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के फ्लो में जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। आंसर की में भी यही आंसर की है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एसीटोन गिव्स, एसीटोन गिव्स। ऑप्शन ए फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव, ऑप्शन बी सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव, ऑप्शन सी लुकास टेस्ट पॉजिटिव, ऑप्शन डी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, ऑप्शन ई बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव। तो एसीटोन कौन सा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देता है। आंसर की में इन्होंने लिखा हुआ है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव, लेकिन याद रखिएगा फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव जो है वो एल्डिहाइड देते हैं, जबकि एसीटोन का ताल्लुक किससे है, कीटोन से। तो लिहाजा डाउ की तरफ से जो ये आंसर की है ये गलत आंसर की दी गई है। एसीटोन जो है वो फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता, एसीटोन जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो क्या करता है, पॉजिटिव देता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, जबकि डाउ की तरफ से जो आंसर की में आया वो फेलिंग सोल्यूशन है। लिहाजा इस एमसीक्यू की आंसर की जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी ने गलत दी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है द इक्वेशन V इक्वल टू आर एच। हमें इक्वेशन दी गई है और इसमें लिखा हुआ है कि n जो है वो ग्रेटर देन 2 है, इज द इक्वेशन ऑफ H स्पेक्ट्रम। अब यहाँ आपने जो है वो सीरीज़ पढ़ी होगी, लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, ब्रैकेट, फन और पेस्टन सीरीज़ जो आप पढ़ते हैं, तो इसमें हमारे पास जो है वो ये बताया जा रहा है कि हायर स्टेट से सेकंड स्टेट पर जंप करता है। तो जब भी ग्राउंड स्टेट की वैल्यू 1 होती है वो लाइमन सीरीज होता है, जबकि यहाँ हमारे पास ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ हमारे पास ग्राउंड स्टेट की जो वैल्यू अगर आप गौर से देखें तो वो 2 दी हुई है। तो लिहाजा इसका एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या हो गया, इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ई है, बार्मर सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस W विल रिड्यूस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम 2। भाई इक्वेशन हमें दे दी गई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाली, इक्वेशन आपके सामने है। हमें कहा जा रहा है अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, ए बी सी डी एंड ई 5 ऑप्शन आपके पास हैं और इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर इस इक्वेशन को अगर हम रिड्यूस कर दें तो वो इक्वेशन क्या बन जाती है। तो आपको मालूम है कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई वर्क डन नहीं होता, लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है हमारे पास डी है और आंसर की में भी यही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन
गिव। भाई डाइल्यूट एसिड अगर हम लेते हैं, डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए बी सी एन डी ई, 5 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है कि डाइल्यूट एसिड जो है, डाइल्यूट एसिड की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन जो होगा वो कैथोड की तरफ आएगा और क्लोरीन जो होगा वो क्लोराइड जो होगा वो एनोड की तरफ आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है और आंसर की में भी यही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑसवर्ड प्रोसेस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ। ऑसवर्ड प्रोसेस जिसके जरिए हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं ना, तो उस ऑसवर्ड प्रोसेस में ऑक्सीडेशन किस चीज़ की होती है? तो उस ऑसवर्ड प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीडेशन होती है वो होती है किसकी? अमोनिया की। NH3 इज द करेक्ट आंसर और आंसर की में भी यही दिया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज जीरो बिकॉज। अब डाइपोल मोमेंट का हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ था कि भाई कि वो जीरो कब होगी। तो यहाँ इसमें पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ जीरो क्यों है? तो उसकी वजह हमारे पास क्या है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? लीनियर है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन बी, लीनियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द टू क्रिस्टल NaNO3 एंड CaCO3 आर बोथ ट्राइगोनल। दे आर। भाई दो क्रिस्टल की बात हो रही है जिसमें NaNO3 एंड CaCO3 दोनों ट्राइगोनल हैं। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है दोनों आइसोमर हैं, बी में कहा जा रहा है दोनों पॉलीमॉर्फ हैं, सी में कहा जा रहा है एलोट्रॉप्स हैं और डी में कहा जा रहा है एंटाइमर हैं और ई में कहा जा रहा है आइसोमॉर्फ है। ए बी सी एंड डी। तो ये आइसोमॉर्फिज्म के फिनोमिना को शो कर रहा है जिसमें दो क्रिस्टल की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ई, आइसोमॉर्फ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है अब देखें, ये आउट ऑफ सिलेबस इन्होंने जो है वो अपना सवाल दिया है नाइलॉन वाला, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस की पहले से पेशन गोई मैंने आपके सामने कर दी थी कि भाई पीएमसी अपने सिलेबस को फॉलो नहीं करता। बच्चे जो है वो बार बार ये जो है वो पूछे जा रहे होते हैं, बातों को नहीं मानते। बाकायदा ये पेपर इतना आसान है, जिसने इंटर की केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी भी अगर अच्छी से पढ़ी है तो भी वो बहुत अच्छा सा कर सकता है। यानी सिंध बोर्ड वाले बच्चों को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला है इस पेपर में, और स्पेशली ए लेवल्स वाले बच्चे जो ज़्यादातर पंजाब और फेडरल बोर्ड पे लगे रहे हैं तो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये 100% जो है ये पेपर जो है वो सिंध बोर्ड से आया है। और बल्कि अगर बात करें तो ये 100% पेपर हमारे लेक्चर से भी आया हुआ है। अगर किसी ने सिंध बोर्ड की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ अगर हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा था और सिर्फ लेक्चर ही अगर सुन के चला गया है, तो भी वो 95 to 98% वो पेपर जो है वो कर सकता है, क्योंकि इसमें सारी मोटी मोटी बातें पूछी गई हैं, ज़्यादा गहराई वाली बातें जो है वो नहीं पूछी गई। तो जिसने टेक्स्ट बुक भी रीड नहीं की और हमारे सिंध बोर्ड टीचिंग के लेक्चर अगर सिर्फ सुनकर घर चला गया है, तो वो भी 95% पेपर वो आराम से कर सकता है। तो इसमें नाइलॉन का, अगर केमिकल इंडस्ट्री वाले चैप्टर का ये टॉपिक है कि भाई नाइलॉन क्या है, तो नाइलॉन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ हेक्सेन डाइओइक एसिड और हमारे पास एंड 1,6 डाइअमाइन हेक्सेन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, इसमें कहा जा रहा है इथीन। इथीन का फॉर्मूला दिया हुआ है हैज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। भाई इथीन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? इससे आसान सवाल होगा भाई, बहुत ही आसान सवाल। तो इथीन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस किस चीज को एक्सप्लेन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है द बिहेवियर ऑफ गैसेस। किसको एक्सप्लेन करता है? वो एक्सप्लेन करता है द बिहेवियर ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करता है। देखिए भाई अब ये क्या हो रहा है यहाँ, ओके तो मैं एक छोटा सा राउंड बना देता हूँ। सी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 क्लोरोप्रोपेन इज हीटेड विद सोडियम मेटल, प्रोडक्ट इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इज रिएक्शन ऑफ। भाई यहाँ जो है वो 2 क्लोरोप्रोपेन अल्काइल हेलाइड है। अल्काइल हेलाइड को हम सोडियम मेटल के साथ क्या करवाते हैं? रिएक्ट करवाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सवाल है सिंध बोर्ड का, और वो रिएक्शन कहलाता है वर्ट्स रिएक्शन। क्या कहलाता है? वर्ट्स रिएक्शन। तो 2 क्लोरोप्रोपेन को सोडियम मेटल के साथ हम हीट करते हैं तो बनता है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं वर्ट्स रिएक्शन, और ये हमारे बाकायदा सिंध बोर्ड का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास है
एट इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। भाई इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, तो आपको मालूम है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो सेम रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है। अब यहाँ मैं आपको थोड़ी सी एक और बात भी बता दूं कि भाई डाउ में जो पूरे 5 साल पढ़ने के बाद हमने एक चीज़ ये देखी थी ना कि भाई डाउ की एक रिवायत है कि जब भी आपको कोई एमसीक्यू का आंसर ना आ रहा हो ना, तो इसमें ज़्यादातर जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वही आंसर है। तो मैंने इस पेपर पे भी वो थ्योरी अप्लाई करने की कोशिश की कि बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हमें ना आए तो आप गौर कीजिएगा जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वही आंसर होता है। तो ये टिप भी आपने जो वो जहन में रखनी है कि अगर डाउ ये टेस्ट कंडक्ट करता है नेक्स्ट ईयर और उसमें अगर आप किसी एमसीक्यू में ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो उसमें जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वो ये देता है। तो हमें एमबीबीएस के दौरान भी जो है वो ये बात हम थ्योरेटिकल अप्लाई करते थे कि भाई जो सवाल बिल्कुल भी ना आए इसमें सबसे जो लार्जेस्ट ऑप्शन होता है वही क्या होता था, आंसर होता था। नेक्स्ट हमारे पास तो यहाँ पे भी देखें सबसे बड़ा ऑप्शन है, जिसको नहीं भी आ रहा होगा वो साइकोलॉजिकली सबसे बड़ा ऑप्शन सेलेक्ट करेगा और वही आंसर है। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट बिकॉज। भाई रिएक्शन जो है वो बढ़ता है कैटलिस्ट को दाखिल करने से, तो इसकी बड़ी वजह क्या है, कैटलिस्ट का किरदार क्या है, बहुत ही बेसिक सवाल है और उसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज। कैटलिस्ट का जो काम होता है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज करना। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन H2Cl2 इक्वल टू 2HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जो है वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के नतीजे में HCl बनता है। और ये जो एग्जाम्पल है किसकी है, ये एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जिसके लिए जो है वो लाइट, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहलाते हैं, रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, तो उसके लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। लिहाजा ये एग्जाम्पल है किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, और आंसर की में भी यही दिया हुआ। देखिए नेट पे जो है ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि डाउ वालों ने ये आंसर की गलत दी, ये दी, बढ़ा चढ़ा के वो कर रहे हैं। ज़्यादातर आप समझ लें कि 98% इनकी जो है वो आंसर की जो वो सही है, 1% जहां जहां इशू है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन द रेशियो ऑफ। भाई हाइड्रोजन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला लगाना है। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 2 है, ऑक्सीजन का जो है वो मॉलिक्यूलर मास जो है वो 32 है। 32 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू बन जाती है 16। 16 का अगर हम रूट निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 16 का रूट हम निकालते हैं तो आता है 4। इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हाइड्रोजन का जो है वो कितना आएगा, 4 गुना ज़्यादा होगा बनिस्बत किसके, ऑक्सीजन के। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है, 4:1। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। एग्जाम्पल के तौर पे कहा मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्टिंग विद मिथाइल हैलाइड, प्रोडक्ट इज। भाई मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड को अगर हम मिथाइल हैलाइड से रिएक्ट करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ए बी सी डी एंड डी। तो यहाँ आपके पास है वो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन रिएजेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी अगर एग्जांपल जिसने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो उसको बहुत आसानी से मालूम होगा कि जो है मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड को जब हम मिथाइल हैलाइड के साथ जो है वो क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है इथेन। क्या बनता है, इथेन बनता है। तो लिहाजा इसका एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई। अगर इस ऑप्शन ई जो है वो हमारे पास आंसर की में है, बल्कि यहाँ मेरे ख्याल से अगर गौर से अगर मैं इसको जूम करके देखूँ तो ये इथेन नहीं दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ, इथीन दिया हुआ। तो ये भी क्या है, एक तरीके से आंसर की में जो है वो क्या है, आप गलती समझ लें तो उसमें ऑप्शन ई दिया हुआ है और इसका भी आपको पूरा नंबर मिलना चाहिए क्योंकि इथेन बनता है ना कि इथीन बनता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, एमसीक्यू जो है वो है HOOC हैज़ IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम हमें बताना है। तो ये फार्मूला जो हमारे पास है ये फार्मूला है ऑक्जेलिक एसिड का, जबकि हमें इसका IUPAC नाम बताना है और ऑक्जेलिक एसिड का जो IUPAC नाम है वो है इथेन डायोइक एसिड। क्या है, इथेन डायोइक एसिड क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है पुलवेराइज CaC2 रिएक्ट फास्टर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन। पुलवेराइज की अगर बात हो रही है कि भाई अगर हम CaC2 जो इसको अगर हम
पाउडर की शक्ल में अगर हम पीस दें, छोटे छोटे पीसेस में लेकर आएँ, तो वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है। इसकी वजह हमसे पूछी जा रही है, तो इसकी वजह क्या है हमारे पास? इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो है वो पोलराइज हो जाता है, तो उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन इसका ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ K2MnO4 बाई Cl2 इज टू मैन्युफैक्चर। भाई K2MnO4 को जब हम क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं, इसका मकसद जो है वो किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग है, ये पूछा जा रहा है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास KMnO4 की है, तो डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एल्डिहाइड रिएक्ट विद। एल्डिहाइड जो है वो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कीटोन आर मोर इजीली ऑक्सीडाइज। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड। सी में कहा जा रहा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ। और डी में कहा जा रहा है बोथ ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ई में कहा जा रहा है ओनली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा होता है आसानी से? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन सी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के साथ वो क्या करता है? रिएक्ट करता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। और इसमें भी देखें वही थ्योरी अप्लाई हो रही है। सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वो क्या है? इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन इज सब्जेक्टेड टू अल्काइलेशन, नाइट्रेशन एंड ऑक्सीडेशन। द प्रोडक्ट इज, भाई बेंजीन की सबसे पहले आपने अल्काइलेशन की, क्या बना? टोलीन बना। टोलीन की आपने नाइट्रेशन की, क्या बनेगा आपके पास? आपके पास जो वो टोलीन जो है वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है? पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो भाई टोलीन जो है वो आपके पास जो है वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है, तो क्या बनेगा? ऑर्थोपेरा नाइट्रोटोलीन बनेगा। फिर इसकी अगर हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे, तो टोलीन की ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या बनता है? बेंजोइक एसिड बनता है। तो सबसे पहले आपने अल्काइलेशन की, बेंजीन से टोलीन बना। टोलीन जो है वो उसकी आपने नाइट्रेशन की तो ऑर्थोपेरा टोलीन बना, और उसकी आपने ऑक्सीडेशन की तो ऑर्थोपेरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन डी है, और आंसर की में भी यही है। ओके भाई, छोटा सा डॉट लगा देते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास है इन कास्टनर केल्नर सेल। कास्टनर केल्नर सेल में क्या होता है? भाई कास्टनर केल्नर सेल पे पूरा डिटेल लेक्चर एक्सप्लेन किया था ना हमने, तो इसमें भी अगर आप देखें इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? कास्टनर केल्नर सेल का वो है डी। क्या है? ऑप्शन डी हमारे पास जो है वो इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, डी। अब इसमें भी वही थ्योरी अप्लाई करो, NaOH प्लस H2R प्रोड्यूस एट कैथोड एंड क्लोरीन इज प्रोड्यूस एट एनोड, यही था। अब इसमें खास बात देखो, वही सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वो वही क्या है? आंसर है। बहुत सी जगहों पे थ्योरी अप्लाई होगी। इससे ऊपर वाले सवाल में ऑर्थोपेरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड में भी ये देखें रूल अप्लाई हो रहा है। तो ये डाउ में हमेशा हम पूरे 5 साल यही देखते गए, जब कोई सवाल समझ ना आए तुक्का मारने के लिए जो है वो सबसे बड़ा ऑप्शन हमारा ब्लाइंड गेस की बात हो रही है। और वैसे तो अब एजुकेटेड गेस लगाएगा, ब्लाइंड गेस में जो है वो ये वीक पॉइंट यही छोड़ते हैं, सबसे बड़ा ऑप्शन आंसर बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बैकलाइट इज पॉलीमर। बैकलाइट जो है वो क्या है? पॉलीमर है। किसका? तो ये फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल का क्या होता है? ये पॉलीमर होता है। ये बाकायदा बुक की लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास है फिनोल व्हेन सब्जेक्टेड टू नाइट्रेशन प्रोडक्ट इज। भाई फिनोल की जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? तो इसमें अब आप डिसाइड करो कि OH जो है वो कौन सा डायरेक्टर है। भाई OH जो है, OH ग्रुप कौन सा डायरेक्टर है? OH ग्रुप जो है वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है। तो यहाँ हमारे पास का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट हमारे पास है हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्रोमाइट। क्रोमाइट का मिक्सचर बताया जा रहा है FeOCr2O3 एंड K2CO3 इन एयर इज टू मैन्युफैक्चर। भाई मिक्सचर जो क्रोमाइट का जो मिक्सचर है ना, उसको अगर हम हीट करते हैं हवा के साथ, तो उसका क्या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होगी हमें वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ई है, K2CrO4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज वन दैट इज डैश। ये भी लेक्चर में बाकायदा डिस्कस हुआ था कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इंशाल्लाह इसका लेक्चर नंबर 2 में इंशाल्लाह MCQ नंबर 97 से हम जो है वो डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।